पूरे सरकार के मुख्यमंत्री जी और अधिकारी बैठ करके गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये कैबिनेट के फैसले को ने पास होने से साबित हो गया है। सबसे पीछे नजर आ रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी पीछे है। मिड डे मील में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कब पानी से दूध बना दें, कब हल्दी मिला के दाल बना दें। रोजगार है कहां? आप कह रहे बेरोजगारी ना बढ़े। ना काम है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, तीनों चीज नहीं है। बैंक से मर्ज की जा रही है, धोखा दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले जितने भी साथी अन्य दल छोड़ करके आए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी हुई कि आदरणीय बलिहारी बाबूजी ने बहुत संक्षेप में सब बातों को रख दिया। आदरणीय बलिहारी बाबूजी से चुनाव के समय मुलाकात हुई और चुनाव से पहले केवल नाम सुना करते थे। हमारे जितने भी आजमगढ़ के नेता हैं या पूर्वांचल या आसपास के जितने भी नेता कभी मिले मुझसे, उन्होंने यही कहा कि अगर बलिहारी बाबूजी साथ आ जाएंगे और हम लोग जोड़ ले जाएंगे तो आजमगढ़ और आसपास पूरे प्रदेश में नए तरह का संदेश जाने का काम होगा। जहां आपने शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी से उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ रह करके काम किया, आज जिनको बहुत सारे बहुजन लोग याद कर रहे हैं, माननीय काशीराम जी, उनके साथ रह करके आपने लगातार दलित, पिछड़े और जिनके साथ अन्याय हुआ उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि बलिहारी बाबूजी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। साथ ही में तिलक अहिरवार जी जो एमएलसी रहे, मैं उनका स्वागत करता हूं। फेरन लाल अहिरवाल जी का स्वागत करता हूं। अनिल अहिरवार हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने वाले इंद्रपाल पाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। कल ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है और समाजवादियों ने कहा कि हम सब मिलकर के 22 में 351 सीटें जीतेंगे। कई लोग सवाल पूछते हैं कि 351 क्यों? 351 इसलिए कि फ्लाइट में मैं जा रहा था दिल्ली और फ्लाइट में एक हमें मिले, मेरे सीट के बगल में आकर के बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखा और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, हाथ आगे करो। तो मैं थोड़ा संकोच में था कि हाथ आगे क्यों करूं, लेकिन जब उनके सामने मैंने अपना हाथ दाहिना आगे कर दिया तो पहले तो उन्होंने देखा कि हाथ में न अंगूठी पहने हूं, न कोई कड़ा है, न कुछ है। लेकिन बड़ा ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और मेहनत करना बेटा, 350 सीटें जीत करके आओगे। मैंने उसी समय तय कर लिया। मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानता 350 की, मैं केवल एक जोड़ना चाहता हूं, 351 सीटें जीत करके आएंगे।
क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमने वो संख्या बताई है जो संख्या कल्पना नहीं कर सकता कोई। इससे पहले हमने भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला करके 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, तो ईमानदारी से मेहनत करके सच्चाई के साथ लोगों को जोड़ करके और अपने सब लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम 351 सीटें भी जीत सकते हैं। इसलिए जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें एक ही चीज जोड़ दो, वो फर्जी है। हमारा आपका नारा असली होगा। इसीलिए मंच पर इतने लोग बैठे हैं। हम इन सबको जोड़ करके 351 सीटें जीतने के लिए लक्ष्य बना करके चल रहे हैं और जीता जाएगा, क्योंकि 22 में चलेगी बाइसिकल। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत पुराने लोग हैं, ये न्यू के लोग हैं, इनको सामाजिक तमाम चीजों की जानकारी है। इन्होंने अन्याय का सामना किया है, समय समय पर दुख दर्द को देखा है। जो हमारे भारतवर्ष की तमाम जो चीजें हैं, जो जाल बुने गए हैं, जाल बुने हुए हैं, उनसे निकल करके आए हैं। इसलिए जब ये साथ चलेंगे तो हम लोगों को भी कोई जाल फंसा नहीं पाएगा, हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसी सरकार चल रही है वो तो आप जानते हैं। आप यकीन करना इस बात का, मुझे अभी किसी ने बताया कि देखिएगा 2 महीने बाद ये बीजेपी की सरकार कहेगी कि देखो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है कि कोरोना वायरस हमने फैलने नहीं दिया। ये उपलब्धि बताएंगे अपनी। इसलिए बहुत से लोगों ने कहा कि अब भीड़ इकट्ठा मत करिए, कार्यक्रम मत करिए। लेकिन मैं धन्यवाद पत्रकार साथियों को दे रहा हूं कि हमारे कार्यालय में आए, यहां कोई कोरोना वायरस नहीं होने वाला है। जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में, गुणवत्ता की शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सबसे पीछे नजर आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी पीछे है। मिड डे मील में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कब पानी से दूध बना दें, कब हल्दी मिला के दाल बना दें, और कब आपको नमक रोटी के सहारे छोड़ दें। ये प्रदेश जिसमें देश की सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम पुलिस का बनाया था, वो महिलाओं के अत्याचार में, अन्याय में सबसे आगे चला गया। न्याय न मिलने वालों में सबसे आगे है प्रदेश। और अभी मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोटेक्ट की वजह से लाखों नौकरियां मिल गईं। कितना बड़ा झूठ बोल रही है सरकार। और वही काम जो आपके हमारे थे वो अपने बनाए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि दिवाली तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। मैंने अपने आजमगढ़ के सभी लोगों से कहा कि बड़ा आराम हो जाएगा, लेकिन पता लगा है कि कौन सी दिवाली ये नहीं पता है। बनेगा, लेकिन किस दिवाली तक बनेगा ये नहीं बताया। इसलिए ये काम भी आपके हैं। और जो समाजवाद से घबराता है, जो समाज से डरता है, वो ऐसा इंसान होगा जो मानवता को नहीं पसंद करता।
और समाजवाद की नई परिभाषा दे रहे हैं। सुना है, समाजवाद की नई परिभाषा दी जा रही है, क्योंकि वो संविधान से नाराज हैं, संविधान को नहीं पसंद करते। और याद रखना, जितने लोग बैठे हैं, हमें और आपको अधिकार और सम्मान कोई दे रहा है तो वो संविधान दे रहा है। और जो अधिकार सम्मान जहां से मिलते हैं उसके ऊपर हमला कर रहे हैं ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान की परवाह नहीं करते। उनका लक्ष्य कुछ और है, उनकी स्ट्रेटजी कुछ और है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और सभी हमारे साथियों ने जोड़ने का काम किया है, और आज जो आप बड़ी संख्या में आए हैं, इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग जोड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और हम एक भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश को और समाज को विकास और खुशहाली के रास्ते पर लेकर के गए हैं। जब कभी आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, सरकार बनेगी, तो नए तरीके से विकास और नई तरीके से कैसे खुशहाली के रास्ते पर लेकर के जाएं, उस दिशा में काम करेंगे। ये वही लोग हैं जो जातियों में लड़ाई कराते हैं, कभी धर्म के सहारे, धर्म के पीछे छिप जाते हैं। हम उन्हीं लोगों से कहना चाहते हैं कि देश में इतनी बड़ी जनगणना हो रही है, पहले 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, अब भी उतने ही खर्च होंगे। क्या वजह है कि आपको, क्या कारण है जो आप नहीं जाति के आंकड़े दे पा रहे हैं? हम समाजवादियों का और सभी लोगों का मानना है कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए। और जब जाति जनगणना होगी तो बहुत सारी समाज की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है, उसी संविधान से हम लोग निकाल करके ये कहना चाहते हैं कि जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा, रास्ता निकालेंगे कि किसकी कितनी आबादी है, उसी हिसाब से उसको हक और सम्मान मिल जाए। और अगर दिल्ली की सरकार नहीं जनगणना करेगी तो समाजवादियों को मौका दीजिए, हम अपने प्रदेश की जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। और टेक्नोलॉजी में तो हैं ही आगे हम लोग, क्योंकि लैपटॉप बांटे हैं, इससे टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हमारे लैपटॉप अभी भी चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए शौचालय कहीं नहीं चल रहे। अगर कहीं शौचालय चल रहे हो तो बताइए। ऐसा शौचालय बनाया है, ये तो अपनी बता रहे हो कि आपने जो देखे हैं। नहीं, जो आपने देखे वो आप बता रहे हो, लेकिन अगर कहीं गलती से थोड़े हिल विल गए तो दीवार आपके ऊपर गिर जाएगी। ऐसे शौचालय तो कहीं दब ना जाओ। तो समाजवादी लोग लैपटॉप देकर के दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया कैसी है वो दिखाना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको शौचालय की तरफ खींच रहे हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि 22 में बाइसिकल चले और कुछ नहीं चले। इसी अपील के साथ मैं आदरणीय बलिहारी बाबू जी का और तिलक चंद अहिरवार जी का, फेरन लाल अहिरवार जी का, अनिल अहिरवार, इंद्रपाल जी को, और बहुत लंबी सूची है, लंबी सूची है। ये जब पत्रकार साथी चले जाएंगे तब हम वो सूची भी पढ़ लेंगे, और जो साथी बाहर रहेगा उनको बुला लेंगे अंदर। मैं सभी का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है कि जहां पर आप लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे न केवल समाजवादी पार्टी का हम लोगों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि पूरे प्रदेश के जो लोग परिवर्तन चाहते हैं उनका मनोबल बढ़ा है। हम आपका धन्यवाद और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपकी। नहीं, अगर मैं वहां बैठ जाऊं तो हाँ ठीक है। ये मेरी रख देना यार। ये सवाल ही उल्टा पूछते हो, जबकि मैंने ये कहा
कि समाजवादी पार्टी का समर्थन रहेगा, कमलनाथ जी के साथ समर्थन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। मुझे खुशी है, हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों का नुकसान हुआ है, जिसमें फसल का तो हुआ ही हुआ है नुकसान, घरों का भी नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में लोग किसान भाइयों की जान भी गई है, और लगातार बारिश होने की वजह से जो फसल बच भी रही थी वो भी सब खत्म हो गई। इसलिए हमें यही सरकार से अपील है कि सरकार के खजाने में बहुत पैसा है, हर मरने वाले किसान की मदद होनी चाहिए। 20 लाख रुपए की मदद हो किसान की, और जितना किसान का नुकसान हुआ उसकी पूरी की पूरी भरपाई सरकार करे। इससे यह साबित हो गया है कि जो टिप्पणी हाई कोर्ट ने की, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, कि जितनी भी होर्डिंग लगी थी गैर कानूनी थी, सरकार गैर कानूनी काम कर रही थी। पूरे सरकार के मुख्यमंत्री जी और अधिकारी बैठ करके गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये कैबिनेट के फैसले को ने पास होने से साबित हो गया है कि ये सरकार गैर कानूनी काम करती है। इस सरकार को कोई परवाह नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या आप इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूरी तरीके से था, इसीलिए तो वह जो गैर कानूनी काम था, इसीलिए तो कैबिनेट से एक नया कानून बनाया उन्होंने प्रदेश के लिए। और फिर इस सरकार ये क्यों भूल जाती है? न जाने कितने सरकार में बैठे लोगों ने दंगे किए थे। हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ने अपने दंगे के मुकदमे वापस लिए हों? यही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने अपने दंगे के खुद मुकदमे वापस लिए हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन में खुद दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो सोचिए, उस समय की सरकारों से गलती हुई कि जो वो दंगे में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई नहीं करी गई। तीन सरकार में यही तो बताएगी कि लोक भवन के सामने क्या कर दिया उन्होंने। एकाना स्टेडियम में नाम कर दिया। कम से कम उनके गांव में तो एक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बना देते, शायद उससे ज्यादा बड़ा नाम होता। जितने बड़े नेता हैं, और दूसरे के काम में अपना काम जोड़ देना। आपने बिहार फॉर्म ना भरने के लिए कहा था, गृह मंत्री ने राज्यसभा में कुछ बदलाव किया, तो क्या आप भी बदलाव कर रहे हैं अपने रवैये में? देखिए, देश के होम मिनिस्टर दिल्ली के होम मिनिस्टर बनकर के बात कर रहे थे, और उनके भाषण में उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा गया? मुझे लगता है कि देश के होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी से नाराज है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से आए थे। क्या यह भाषण नहीं सुना हमने, आपने? तो बताइए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। इस पे जरा ध्यान दीजिए और बातों पे कम ध्यान दीजिए। देखो, आपके बगल में जो बैठे हैं उससे डरना चाहिए आपको। मैं आपसे 1.5 फीट दूर हूं। देखिए, हमसे तो नहीं होना है आपको, जो आपके बगल में बैठे उनसे बचिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस बीमारी से सावधान रहना चाहिए। और दुनिया में 1,50,000 के लगभग लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। चीन से शुरू होकर के दुनिया के 125 देशों से ज़्यादा में फैल गया है। भारत में भी फैला है। लखनऊ में भी बता रहे हैं कि अब संख्या 1 या 2 हो गई है। आगरा में सबसे पहले पता लगा था। तो ये गंभीर बीमारी है और जिसके कारण पूरी दुनिया चिंतित है। कई देश लॉकडाउन हो गए, फ्लाइट्स एकदम एक दूसरे के यहाँ नहीं जा रही हैं। जो सेक्टर
तो इसलिए ये गंभीर बीमारी है, हमें आपको सावधान रहना चाहिए और बचाव के जो जो तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। लेकिन हम एक बात कह दें आपको, इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। जिसके पास दवाई नहीं हो, बताओ, जो सामान्य बीमारियां हैं, सामान्य बीमारियां जो हैं उनके लिए दवा ना हो, उनको इलाज ना मिल पा रहा हो, गरीबों को एम्बुलेंस ना चल पा रही हो, तो ये अगर बीमारी आ गई तो सोचो क्या तैयारी है सरकार की। इसलिए हमें और आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, जीडीपी ग्रोथ गिर रही है, और जो सेक्टर अर्थव्यवस्था को संभाले थे, एविएशन है, होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, अब वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या सरकार को करना चाहिए कि कम से कम बेरोजगारी और ना बढ़े? रोजगार है कहां? आप कह रहे बेरोजगारी ना बढ़े? ना काम है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, तीनों चीज नहीं है। बैंक से मर्ज की जा रही है, धोखा दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।